So yes, am I audible in the last? So stop talking then, right? Alright, so vocabulary में अपना phrasal verbs अपन ने 10 पढ़े थे और remaining 20 phrasal verbs हैं अभी उसमें. बचे हुए phrasal verbs आपको कहे थे करने के लिए. So I believe कि आप लोग कर रहे होंगे. अगर भूल गए हो तो करना वापस start कर दो, right? क्योंकि doubt अभी तक परसों ही दिया था, वैसे क्लास आज ही हो रही है तो नहीं किए होंगे. पहली बार एक बार में बोलने पे थोड़ा ना होता है काम, right? So eventually start reading them. At least एक बार go through तो हो जाओ आप लोग उनसे, जिससे कोई डाउट आए तो आप पूछ सको, right? Remaining जो phrasal verbs है उसमें वो अपन जब ये बीच में किसी भी दिन कर लेंगे वो phrasal verbs, और साथ में एक vocabulary का पार्ट बच रहा है आपका loan words. ये दो चीजें बच रही हैं तो एक दिन लेंगे, 10-15 मिनट का काम है, एक साथ कर लेंगे, राइट? अभी आज अपन फुल फ्लेजेड ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक साथ शुरू करेंगे, तो आज ही इसके सारे टेंसेस खत्म करेंगे तो बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा, तो साथ में कुछ नहीं चला रहे. ग्रामर के साथ साथ अगर अपन बात करें तो एक टॉपिक है आपका आर्टिकल राइटिंग, राइट? आर्टिकल राइटिंग में एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स ये नहीं देते कि भाई यही आएगा या ऐसा ही आएगा. तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस आप कितनी भी कर लो, राइट? तो कुछ टॉपिक्स में आर्टिकल के आप लोगों को अभी लिखवा रही हूँ. व्हाट यू हैव टू डू इज, कुछ तो कॉमन टॉपिक है जो आप खुद लिख सकते हो, कुछ है जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी. तो नेट जब भी चलेगा, जिस टाइम भी चलेगा, उस टाइम पे आप वो काम कर सकते हो, राइट? तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक पे, जो भी मैं टॉपिक आपको लिखवा रही हूँ, हर टॉपिक के 15 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली गूगल करके कलेक्ट करने हैं. आर्टिकल नहीं लिखना है आपको, आपको 15-15 पॉइंट उन टॉपिक्स के कलेक्ट करके एक साथ पॉइंट्स बना के रखने हैं. सो आर्टिकल राइटिंग इज ऑल अबाउट योर बेसिकली कंटेंट. अपने को आर्टिकल राइटिंग में जो मेजर इशू आता है वो कंटेंट का ही आता है. तो अगर अपने पास कंटेंट इकट्ठा होगा तो डायरेक्ट हो सकता है वो टॉपिक नहीं है, बट उससे मिलता जुलता आ जाए, कुछ इधर का कंटेंट काम आ जाए, कुछ इधर का कंटेंट काम आ जाए. तो अपन ऐसे कुछ सोशल टॉपिक्स करेंगे, कुछ इकोनॉमिक टॉपिक, कुछ पॉलिटिकल, इस तरीके से अपन कवर करेंगे सेगमेंट को, राइट? सो ये अपना आर्टिकल राइटिंग. तो एक्चुअली जब रियल में अपन आर्टिकल राइटिंग करेंगे ना तो वो तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक साथ आपको सारे टॉपिक में दे दूं और आपको कहूँ एक दिन में कि 10 करके लेके आओ, 15 करके लेके आओ, सो दैट्स नॉट फीजिबल प्रैक्टिकली. तो अपन थोड़ा सा इसको साथ में चला रहे हैं. मैं आपको टॉपिक्स देते जा रही हूँ, आपको जब भी नेट चालू हो तो आप उस पर कंटेंट, आप लोगों का फेवरेट काम है गूगल सर्च करना है और कुछ नहीं करना, राइट? सो एक कंटेंट इकट्ठा करके 15 पॉइंट्स आपको इसमें रखने. लैंग्वेज का बहुत इशू नहीं होता, लैंग्वेज के मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं कटते, कंटेंट के मार्क्स आर्टिकल में ज्यादा कटते हैं, राइट? तो वो अपने को इकट्ठा करना है. तो ये आप लोगों का काम साइमल्टेनियसली चलेगा. फिर अपनी जब ग्रामर खत्म हो जाएगी तो अपन आर्टिकल और रिपोर्ट को साथ में चलाएंगे, तो आर्टिकल फटाफट हो जाएगा, रिपोर्ट वोकैबुलरी बीच में कभी भी कर लेंगे अपन, 10-15 मिनट की बची हुई है. और फिर आर्टिकल रिपोर्ट के अलावा जो आपका एक टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है कॉम्प्रहेंशन पैसेज. इजी टॉपिक है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो बहुत ज्यादा सिलेबस अपना नहीं बच रहा, लेकिन थोड़ा सा अपने को चीजें अब साइमल्टेनियसली चलानी होगी, ठीक है? सो टॉपिक्स लिख लो आप लोग पहले तो. पहला टॉपिक लिखिए आप लोग. ग्लोबल वार्मिंग लिख लो एक बार. अभी इन दिनों जो चल रहा है स्पेसिफिक वो अपन कर रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, इस पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. सोशल मीडिया भी बहुत हिट है आजकल, बंद कर रखा है. तो सोशल मीडिया आप लोग लिखिए. नेक्स्ट कास्टिज्म, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है आजकल.
सो दिस कैन बी वन ऑफ दोज टॉपिक. कास्टिज्म आप ले सकते हैं, राइट. डिप्लोमेटिक रखना है अपने को, ना एक पर्टिकुलर चीज की बहुत तारीफ करनी है, ना बहुत ज्यादा डिमेरिट्स बतानी है, दोनों बता के कॉमन रखना है अपने को काम. ठीक है. कास्टिज्म के बाद आप लोग लिखिए लाइफस्टाइल ऑफ यूथ, और एक इकोनॉमिक टॉपिक लिख लीजिए जीएसटी. राइट. सो एक अपन ने ये ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक कर लिया. टेररिज्म, सोशल मीडिया, कास्टिज्म, ये सब सोशल टॉपिक्स है, राइट. और जीएसटी अपन ने इकोनॉमिक टॉपिक कर लिया. तो अपन ने इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट, ये वाले सेगमेंट्स कवर करे हैं. इसमें जैसे अगर अपन बात करें तो पॉलिटिकल में कुछ टेररिज्म का पार्ट भी आ सकता है, कुछ कास्टिज्म का पार्ट भी आ सकता है, तो मिक्सअप हो सकते हैं चीजें, राइट. अपन इस तरीके से कुछ मेन चीजें कर रहे हैं. अब इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल ऑफ यूथ, कास्टिज्म, टेररिज्म, 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे आपको खास गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत ज्यादा बेसिक चीजें आपको पता है, आप लोग कर सकते हैं, बट गूगल करके क्या आपको और अच्छा बेटर कंटेंट मिलेगा. ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, सब जानते हो कि ये सब चीजें क्या है, राइट. ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकते हैं. जीएसटी आप लोगों को शायद 12th तक उसका ही स्कूल्स में लिखवाया भी है जीएसटी पे, तो जिन्होंने लिख रखा है वो वैसे भी लिख सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि कर सब सकते हैं, एग्जाम में आ जाए तो फंसोगे नहीं कोई भी. लेकिन फिर भी अपन अगर गूगल सर्च करेंगे तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉडन होगा. अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल पाएंगे जो अपने को अदरवाइज नहीं पता थे, right. So this is the reason why we are going to do this through Google, right. तो ये 6 टॉपिक्स हैं. इन 6 टॉपिक्स पे आपको 15 पॉइंट हर टॉपिक पे बनाने हैं, बना के रखने हैं. ग्रामर जब कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो जब डिस्कस कर रहे होंगे ना तब भी एक दूसरे के पॉइंट्स आप लोग ऐड कर पाओगे उसमें, राइट. सो ये काम हो जाएगा आप लोगों से सबसे, एवरीबॉडी. ओके, ऑलराइट. सो ये तो है आपका आर्टिकल राइटिंग का कॉन्सेप्ट. कोई डाउट है किसी को? हाँ, 15 पॉइंट्स आपको अभी यहाँ पे से 15 पॉइंट्स लिखने हैं. कितना वर्ड लिमिट कितनी होगी, फॉर्मेट क्या होगा, वो सब आर्टिकल राइटिंग जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी आपको. अभी यहाँ पे आपको सिर्फ 15 पॉइंट इकट्ठे करके गूगल से कॉपी पेस्ट करने और कुछ नहीं करना, राइट. सो कैन यू ऑल डू दैट? ऑलराइट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं क्या आज क्लास में? ओके. सो आई होप दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी समझ आ गई होगी बात क्या करना है अपने को, राइट. आवाज आ रही है, नहीं आ रही है आपको? ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड टू ग्रामर. ग्रामर पे पढ़ते हैं अपन. ग्रामर में आप लोगों को कुछ भी स्टार्ट करवाया था कि मैंने पहले? आज ही स्टार्ट कर रहे हैं फुल फ्लेजेड. सो दिस मार्क्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स अपने हैं उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. इम्पोर्टेंट तो पैसेज भी है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें से, बट उसमें बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर्स मिल जाते हैं, राइट. ये है जिसकी प्रैक्टिस एक्चुअली आपको करनी है, राइट. तो आपके ग्रामर में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो दे रखा है, एक तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरा दे रखा है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिलेबस में जो आ रहा है आपके, और थर्ड आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ये 3 टॉपिक आपकी ग्रामर का पार्ट है, राइट. इसमें से फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जो है उसमें से स्ट्रिक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. बॉयज इन द लास्ट, बेटा यहाँ स्क्रीन पे फोकस करो. सो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस पे स्ट्रिक्टली आते हैं, हर साल आते हैं. 5, 7, 8 नंबर तक का वेटेज इनका रहता है,
राइट। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा, एक लाइन लिखनी है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है जो करना चाहिए आपको। कम लिखना है, मार्क्स पूरे हैं और मेहनत भी कम है इसमें, राइट। एक तो है जैसे 5 नंबर का रिज्यूम जिसमें आप 2 पेज बनाओगे, एक है 5 नंबर के 5 सेंटेंस, 5 लाइन लिखनी है बस। तो विच इज मोर फिजिबल, यही है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है इसमें आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, इसके आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। और इनकेस कभी आ भी जाए, हो सकता है आपके साथ पहली बार हो जाए और आ जाए बाई चांस। वैसे अब नहीं होगा कुछ भी नया काम, क्योंकि अब खत्म होने की उस पे ही है, तो एज सच उम्मीद नहीं है कि अब कुछ नया आएगा। बट इन केस पहली बार हो जाए, लास्ट में जाते जाते ये दे जाए, तो भी उस केस में ये एक आध नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा उड़ा दिया और सारे सेंटेंसेस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और ये सब दे दिए। सो दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो एक आध नंबर के हिसाब से या जो भी बेसिक प्रिपरेशन है उसके हिसाब से अपन ये टॉपिक कर लेंगे। बट इस टॉपिक पे इतना फोकस नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज पे नहीं करना है। दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो आज अपन जो शुरू कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये पढ़ने के लिए अपने को टेंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो साथ में टेंस के सारे रूल्स अपन चला रहे हैं, एक्टिव वॉइस में क्या रूल होगा, पैसिव वॉइस में क्या रूल होगा, ठीक। एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी आएगा एग्जाम में बेटा आपके, और पैसिव टू एक्टिव भी आएगा एग्जाम में, दोनों चीजें आएंगी, राइट। पूछेंगे वो आपसे कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है या पैसिव टू एक्टिव करना है। तो दोनों तरीके से अपन पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा अपने को ग्रामर सारी पढ़ेंगे, तो टेंस में टाइम लगेगा। एज इन बेसिकली जो चार्ट है वो तो अपन आज ही पढ़ लेंगे सारा पूरा, राइट। बट प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे, उन सब में टाइम लगेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि टेंस के रूल्स क्लियर हो चुके होंगे तब तक, राइट। सो आप कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो, कम ऑन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सबसे पहले फटाफट लिखते भी जाना, समझते भी जाना, राइट। चार्ट अपना पूरा आज ही कंप्लीट करेंगे अपन। सो प्रेजेंट, आज भी अपनी क्लास 12:50 तक ही है क्या? चलो देखते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग बनाएंगे आप लोग। ए जहां पे मैं लिख रही हूँ, ए का मतलब एक्टिव वॉइस है और पी का मतलब पैसिव वॉइस है। पहले लिख लो एज इट इज, फिर समझा देंगे। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आते हैं वो आते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, राइट। अभी आज जो आप काम करेंगे वो एक्चुअली सिर्फ समझने का करेंगे कि कैसे अपन बनाते हैं।
रियल में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। तो बैठ के फॉर्मूले नहीं रटने, प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। सो अगर आज अपना कंप्लीट हो गया तो आज इन टोटल अपन इसमें 40-50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो जब इतने सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो इवेंचुअली आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, राइट। अब प्रैक्टिस ईमानदारी से करना है, ये आपको मेंटेन रखना होगा। अगर पीछे आंसर देख के करोगे या ऐसे देखोगे हाँ ये हो गया हाँ ये हो गया, तो वो फिर उसका कोई पर्पस नहीं होगा, वो प्रैक्टिस जीरो होगी, वॉइड हो जाएगी वो प्रैक्टिस आपकी, राइट। सो वॉइड नहीं बनाना अपने को उसको, अपने को उसको एनफोर्सिएबल और लीगल बनाना है, ठीक है। ओके सो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके दो फॉर्मूले चलेंगे, हर टेंस में नहीं चलते, प्रेजेंट और पास्ट में चलते हैं बस। सो एक है फॉर्मूला आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी साथ में, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू डज, ठीक। डू किसके साथ यूज में आता है, प्लूरल के साथ में, और डज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ में। आई के साथ क्या लगाओगे, एम क्यों लगाओगे बेटा, एम तो पढ़ा ही नहीं अभी तो यहीं तक। मैंने शायद इस क्लास में डिस्कस भी किया था कभी, या पता नहीं कौन सी क्लास में किया था, कि बच्चों ने रूल बना रखा है आई मतलब एम, राइट। सो आई के साथ डू डज में से क्या लगाओगे, डू लगाओगे। आई होता सिंगुलर है लेकिन रूल इसका प्लूरल के हिसाब से चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब ये बात मैंने बोली है, कई बच्चे बाहर जाके बोलेंगे आई प्लूरल होता है, क्यों, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। क्यों, किसने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, राइट। तो आपने कोई चीज समझने से, आई के साथ एम वाला रूल है ना, कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। रूल ये था कि एम के साथ आई लगता है, अपन क्या बनाते हैं, आई के साथ एम लगता है। किसने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, स्कूल में हमारे टीचर ने यही पढ़ाया है। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दो फॉर्मूले होंगे इसके। जब अपन इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी अपनी इज, एम, आर। इज यूज होगा सिंगुलर के साथ में, एम यूज होगा आई के साथ में, और आर यूज होगा प्लूरल के साथ में। एक्टिव टू पैसिव में याद रखेंगे कि हर पैसिव वॉइस में आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ के। बाकी सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, ठीक। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका आप फॉर्मूला एग्जांपल लिखिए, एक सिंपल एग्जांपल लिखवा रहे हैं अभी तो। he eats an apple, he, मैं ये रिमूव कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने सबने। he eats an apple, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा क्योंकि वही पढ़ा है अभी तक। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे किया ये बताओ मुझे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस आ रहा है, सिंगुलर है तो एस आएगा, प्लूरल है तो दे ईट हो जाता, राइट। दूसरा भी लिखिए, दे ईट एन एप्पल। तो ये फॉर्मूला इसके नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, उसे समझ में आ गया, सिंगुलर के साथ एस एस लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो, राइट। अब इसी का नेगेटिव बना दीजिए, ही ईट्स एन एप्पल का नेगेटिव क्या होगा। अभी कन्वर्जन नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाए दो। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाओगे, ही डज नॉट ईट या ईट्स, ईट डज आ रहा है तो वापस एस नहीं लगेगा, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। और सिमिलरली अगर दे वाले का बनाए तो क्या बनेगा, दे do not eat an apple। एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं अपन बेस, लेकिन ये क्लियर होने चाहिए सेंटेंसेस आपके। आया नेगेटिव समझ में आप लोगों को। तो पहले इनकी पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं अपन, फिर अपन इस इंटेरोगेटिव पे बढ़ेंगे, ठीक। सो ही ईट्स एन एप्पल, आपका एक्टिव टू पैसिव का रूल होता है कि अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एन एप्पल से बनाएंगे
तो एन एप्पल, अब इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। क्यों लगेगा? सिंगुलर है। इसके बाद कौन सी फॉर्म लगेगी? ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन बाय हिम। प्रोनाउन का रूल भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ टेंस पे फोकस कर रहे हैं पहले, ठीक। सिमिलरली दे ईट एन एप्पल, क्या हो जाएगा? एन एप्पल इज ईटन बाय देम। नेक्स्ट, he does not eat an apple. An apple is not eaten by him. They do not eat an apple, but is not eaten by him. कोई डाउट नहीं है? एक ही सेंटेंस को इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे आपको पता रहे कहाँ एस लग रहा है, कहाँ डू लग रहा है, कहाँ डस लग रहा है। क्लियर टू एवरीबॉडी? लिख ली पैसिव वॉइस आप लोगों ने सबने? लिख लो, लिखते जाओ। आर्टिकल जहां भी आए तो उसको पूरे ऑब्जेक्ट को पूरा सब्जेक्ट बनाना। आर्टिकल किसी भी वर्ड को स्किप नहीं करना अपने को कन्वर्ट करते टाइम। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, अभी इसी में चल रहा है, रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Alright, so now moving ahead to this sentence. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब अपन बात कर रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कॉमन रूल है, टेंस बेस्ड रूल नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अपना रूल है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो उसका फ्लो कैसे बनता है। सबसे पहले अपन उसमें बनाते हैं WH वर्ड। WH वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, राइट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। कई सेंटेंसेस जिसमें WH वर्ड से शुरुआत होती है, कई है जिसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से है तो सीधा यहीं से रूल बना देना, बस यही फर्क है, राइट। अब अपना वो सेंटेंस था ही ईट्स एन एप्पल, राइट। उसको डू डस से शुरू करते हैं, तो डस ही ईट, ये आपकी एक्टिव वॉइस है अभी, है ना? डज ही ईट एन एप्पल कैसे बनाया? ही था तो डज लगा दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका आया सब्जेक्ट, फिर आया आपका मेन वर्ब और फिर आया आपका ऑब्जेक्ट। वही फ्लो बना रखा है। ये आपको ऐसा नहीं कि ये रूल सभी के लिए काम किए हैं, ये एग्जाम के बाद फेक मत देना उठा के। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन ऑल्सो, राइट। सो ये आपका फ्लो बना इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो भी फ्लो तो सेम ही रहेगा ना इंटेरोगेटिव में। तो इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? डज क्यों आएगा? पैसिव वॉइस में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। पैसिव वॉइस में तो वही आती है। तो एन एप्पल के साथ क्या लगा है? इज। सबसे पहले तो इज होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? एन एप्पल। फिर उसके बाद मेन वर्ब, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट।
आया इंटेरोगेटिव का कन्वर्जन? इंटेरोगेटिव का कन्वर्जन हमेशा ऐसे ही होगा, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी टेंस के हिसाब से, राइट? तो ये पहले वाले टेंस में मैंने आपको फॉर्मूले इसलिए लिखवाए जिससे आपको फॉर्मेट समझ में आए, एग्जाम्पल्स इसलिए लिखवाए। एक और इसमें लिख सकते हैं WH वर्ड वाला, ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है आपका, वाई डज ही ईट एन एप्पल। अब इसको कन्वर्ट करके बताओ, सबसे पहले लिखना बाद में, पहले बताओ। बाय इज एन एप्पल टेन बाय हिम, राइट? वो ऊपर जो फॉर्मूला है उसी को फॉलो किया अपन ने। कई लोग जल्दीबाजी में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इंटेरोगेटिव में, वो गलत है, राइट? रिटन एवरीबॉडी? लिख लिया आप लोगों ने सबने? तो अभी तक अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ा, पॉजिटिव, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? पूरा अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब अपन बाकी जो टेंसेज हैं उनके रूल्स पढ़ते जाते हैं, और एग्जांपल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, ओरली डिस्कस करते जाते हैं, राइट? ये बेसिक था, इसको बेसिक इस तरीके से समझना था। अब फॉर्मेट ऐसे ही चलेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देख लिया आप लोगों ने सबने? चलो रिमूव दिस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वर्ब आती है आपकी, राइट? अपन आईएनजी वर्ब को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं? एक्स्ट्रा बीइंग। बस यही याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, राइट? एग्जाम्पल लिख लो, वही वाला एप्पल वाला ही चलाएंगे पूरे में। ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। कर दो। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं हैज हैव को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, हैज बीन, हैव बीन, राइट। अब यहाँ रूल बता ही रखा है आपको, हैज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर, हैव किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, राइट। सिंगुलर और प्लूरल में आई के साथ क्या यूज करोगे, आई के साथ हैव लगेगा। अब वही बात, आई होता सिंगुलर है, रूल प्लूरल का चलता है, ठीक है। तो आई के पास काफी वैरायटी है एम के अलावा, हैव है, डू है, इज, एम तो है ही, उसके अलावा विल है, शैल है, हैड है, डिड है, बहुत सब कुछ है, हैड है। अब ये सेंटेंस आपको दे रखा है, दे हैव ईटन एन एप्पल, तो ये बीन इसमें एक्स्ट्रा एडिशन है, कंटिन्यूअस में बीइंग था, इसमें बीन है, तो हैज का हैज बीन और हैव का हैव बीन, यही करना है बस। तब ये सेंटेंस है, दे हैव ईटन एन एप्पल, क्या हो जाएगा, एन एप्पल, हैव की हैज आएगा, क्यों, सेंटेंस में तो हैव दे रखा था, सब्जेक्ट चेंज हो गया, सिंगुलर बन गया, वेरी गुड। सो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय देम, इसीलिए मैंने ही का दे किया यहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए, गुड। एन एप्पल लिख लो इसको, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय देम। हाँ, तीसरे पे नहीं, बीच में, बीन से पहले, ऐसे याद करो, नॉट, नेवर, ये सब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है उसके बाद। चलो अब नेक्स्ट लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिख लिया क्या सारा पूरा, प्रेजेंट, बातें नहीं, अरे भाई अर्णव इतना कैसे बोलने लगा बेटा, तो डिस्कस नहीं करना बेटा क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस, इसमें सब कुछ आएगा जो अभी तक पढ़ा है, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर लगा लो, जरूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे जरूरत क्यों नहीं है वो भी बताएंगे। कोई पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बता सकता है इसका, किसी को नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस तो सबको आता है, उसके आगे हैज, हैव, हैज का हेड तो हो ही नहीं सकता, टेंस तो बदल ही नहीं सकते अपन, नो चेंज, नहीं नो चेंज नहीं लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे नो एक्टिव, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस is formed for present perfect continuous tense। सब बनाने में लगे हुए थे, या पूछा है तो बनेगी। No passive voice is formed for present perfect continuous tense। स्कूल तक इंग्लिश नहीं पढ़ी किसी ने, बिल्कुल ही नहीं पढ़ी मतलब। No passive voice is formed for present perfect continuous tense। आपके अगर एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, नो चेंज नहीं लिखोगे, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव टू पैसिव सेम कर रहे हो, राइट, खाली भी नहीं छोड़ोगे आप, और कहीं है वो जो सेम सेंटेंस लिख के आ जाएंगे वो भी नहीं करोगे, आपको ये रूल ही लिख के आना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, राइट। तो अब इसमें पैसिव टू एक्टिव का क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, एक्टिव टू पैसिव का आ सकता है, तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कई लोग इस रूल को ही नहीं पढ़ के जाएंगे, तो रूल नहीं पढ़ोगे तो वहां जाके बनाने लग जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन सा टेंस है, राइट। तो जिसमें बीन और आईएनजी दोनों आ जाए उस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट की लिखवाई है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की भी लिख लो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिख लो पहले, उसमें हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा।
और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट की भी लिख लो, तीनों की नहीं बनती बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आता है। यही फर्क है, बाकी सब सेम रहेगा, किसी की भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पूरा लिख लो, पूरा लिखना आप लोग, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब कुछ लिखना, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करिए मैंने, बाकी सब सेम है। तो राइट कंप्लीटली, शॉर्ट में मत लिखना, बाद में खुद को ही समझ नहीं आएगा। लिख लिया आप लोगों ने तीनों के रूल्स? फटाफट लिखो। ये आपके एक्चुअली रिपोर्टिंग में जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा हुआ है ये। उसके अलावा पैसेज है, इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको अच्छे से कर जाओ, बाकी बची हुई चीजें बहुत सिंपल और जल्दी होने वाली हैं। ऑलराइट, सो लिख लिया आप लोगों ने सबने? यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नो डाउट। चलो अब नेक्स्ट पे आइए, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग बनाइए और लिखो इसमें पहले फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो रूल्स थे, ऐसे इसके भी दो रूल्स चलेंगे, राइट? तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इकलौता ऐसा टेंस है बेटा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी और कोई टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी आपके। ठीक, जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कन्वर्ट नहीं कर रहे, सॉरी, दूसरा पार्ट बना रहे। सो डिड के साथ हमेशा ध्यान रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन से केस में बनता है ये सेंटेंस? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में?
राइट। और जब कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस दे रखा है आपको, डिड ही ईट एन एप्पल। तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाई है अपन ने? फर्स्ट फॉर्म, ईट। अब अपन इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज एन एप्पल ईटन बाय हिम। वेरी गुड। वॉज एन एप्पल एक सेंटेंस और लिखो इसका, बर्गर वॉज ईटन बाय देम। बर्गर वॉज ईटन बाय देम। बर्गर वॉज ईटन बाय देम। करो कन्वर्ट। हाँ तो एक्टिव बनो। एग्जाम में तो दोनों ही आते हैं कि एक्टिव और पैसिव दोनों कन्वर्जन आते हैं। चलो ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कम से कम। बर्गर वॉज ईटन बाय देम। कौन सा पहले तो बताओ, ये इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फर्स्ट वाला, ठीक है लगाओ। दे एट बर्गर, बस सिंपल। तो ये ध्यान, बस उल्टा काम, दिमाग उल्टा भी चलना चाहिए, सीधा तो चलेगा ही, उल्टा भी चलना चाहिए। दे एट बर्गर। एक और लिखो, मूवी मूवी वॉज नॉट वॉच्ड। मूवी वॉज नॉट वॉच्ड। लगाओ दिमाग। Anybody who can answer me this question? Why? कौन सेंटेंस वाला सेंटेंस कौन सा, एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है पक्का? पक्का? कैसे पता कि पैसिव है? बाय तो आई नहीं ना, वॉज आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आपको कई बार पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस देंगे जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। तो बाय से आइडेंटिफाई मत करना, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करना, ठीक। अब अपने साथ प्रॉब्लम ये है कि बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस बन सकता है, बट बिना सब्जेक्ट के तो नहीं बन सकता। अब पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप इसमें अज्यूम करें। अब अजम्पशन आप कुछ भी कर सकते हैं, अजम्पशन के मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। बाय हिम, बाय हर, बाय अस, बाय देम, बाय चिल्ड्रन, कुछ भी अज्यूम करो, नाम अज्यूम कर लो, बाय राम, कुछ भी अज्यूम कर लो, जो मानना है मान लो, ठीक है। समवन, वन, सब चलेगा, राइट। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट अज्यूम कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हिम अज्यूम किया, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। अब इसमें दो फॉर्मूले, कौन सा वाला लगेंगे? डिड वाला या सेकंड फॉर्म वाला? डिड वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव है। सो ही डिड नॉट वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूवी। मैंने बोला तो कुछ और लिखा, कुछ सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट वॉच मूवी। ये किसको समझ में नहीं आया ये वाला सेंटेंस? एनीबडी हु हैज नॉट? आगे समझ में? बेटा तुमसे, यस, हाँ पक्का। हाँ।
ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव भी आ सकता है, पैसिव टू एक्टिव भी आ सकता है, पैसिव जब आए तो ऑब्जेक्ट उड़ा भी सकते हैं। ठीक, एक और लास्ट कर लो, बस पूरा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो एक और कर लो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस was were, subject plus was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीइंग लग जाएगा जैसे प्रेजेंट में लगाया था, वही हो गया बस। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर। और वर किसके साथ लगेगा? प्लूर। आई के साथ क्या लगाओगे? इसमें वॉज ही लगेगा। ठीक है, वो चक्कर सिर्फ और सिर्फ हैजैव का है और डू डज का है, बाकी और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग बुक खोलो एक बार, पेज नंबर 2.21 होना चाहिए, देखो एक बार। चेंज ऑफ प्रोनाउन है क्या? नहीं, एक सेकेंड। बता ही देते हैं अब। पेज नंबर 2.33, पेज नंबर याद नहीं हुए अभी तक। पेज नंबर 2.33 करने भी नहीं अब। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, राइट। और दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। अराउंड 36 सेंटेंसेस है, सारे 36 तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी सारे रूल्स पढ़े नहीं है, कुछ मॉडल्स के नहीं पढ़े, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नहीं पढ़े। तो जो नहीं पढ़े, जो आउट ऑफ स्टडी आए, उनको छोड़ देना। कर सकते हो तो कर लेना, छोड़, अगर नहीं करे अपन ने और वो आ गए तो छोड़ देना उनको। इसमें जितने भी प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं वो आप लोग आज प्रैक्टिस करोगे, और फिर डाउट आएगा तो कल मेरे से पूछोगे, राइट। ईमानदारी आपकी है, मैं खुद ही बता रही हूँ, इसके आंसर पीछे दे रखे हैं और सारे सही हैं, राइट। सो इफ यू आर गोइंग टू जस्ट टेल मी द आंसर कि मैम इसका आंसर ये है, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको करना खुद ही है विदाउट सीइंग द आंसर, right? So we'll continue with active and passive voice in tomorrow's class. Doubt है किसी को? इसमें पैसिव टू एक्टिव में बहुत सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो अज्यूम कर लेना आप लोग। ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी डाउट नहीं, सो शैल वी वाइंड अप?